हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर सल्फर फैमिली को डिस्कस किया था, जहां पर हमने सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखे थे। दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, SO2, SO3, ठीक। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। फर्दर मैंने आपको अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी कि कैसे आप SO2 और SO3 में और आपके पास है SO3, तो आपको ये पता करना होता है कि इनमें कौन कौन से कितने पी पाई और कितने पी डी बॉन्ड्स हैं। तो ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था कि आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालोगे, दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 आता है, ठीक। हाइब्रिडेशन के बाद इसमें एक p ऑर्बिटल बचता है, तो ये एक पी डी बॉन्ड बनाएगा और दूसरा बॉन्ड डी पाई होता है। फर्दर यहां पर एक बॉन्ड होता है पी पाई और बाकी दोनों बॉन्ड्स कौन से होते हैं, डी पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक। अगर कहीं पर sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है तो उसके पास p ऑर्बिटल नहीं बचते हैं, फिर उसके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, डी पाई बॉन्ड बनता है, ठीक। तो ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी। H2S की हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। आज हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं विद वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फर, दैट इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग और डिस्कस करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। जैसे हमने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस किया था, है ना, वैसे हम लोग यहां पे सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो जैसे फास्फोरस के दो फॉर्म बनते थे, अस और एक, सेम वैसे ही सल्फर के एसिड्स के भी दो फॉर्म बनेंगे, एक अस फॉर्म और एक इक फॉर्म। तो जो आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो तो अस फॉर्म बनाएगा, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कौन सी फॉर्म बनाएगा, इक फॉर्म बनाएगा, ठीक। तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं विद H2SO4। H2SO4 इसमें सल्फर +6 स्टेट में है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। ये आपका पेरेंट एसिड है इक फॉर्म के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड से आपको सल्फ्यूरस एसिड बनाना है, तो क्या करते हैं बताओ, इसके लिए एक O कम कर दो तो आपको दूसरा आपका एसिड मिल जाएगा इन अस फॉर्म। तो यहां पे आपको मिलेगा H2SO3, है ना, एक ऑक्सीजन कम करोगे तो ये क्या बना आपका, दिस इज योर सल्फ्यूरस एसिड। सो दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, बोलो होगा। इसके बाद और कौन कौन सी फॉर्म बनाते थे, एक हम पायरो फॉर्म बनाते थे, पायरो फॉर्म। बताओ पायरो फॉर्म कब बनेगी, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक H2O गायब कर दो तो आपके पास बनेगी इस एसिड की पायरो फॉर्म। कौन सी फॉर्म, पायरो फॉर्म। तो पायरो फॉर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, डबल करो H4H2O8, उसमें से एक H2O गायब कर दो तो ये बनेगा H2H2O7, दैट इज योर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बना। तो H2SO4 को डबल करके एक H2O मॉलिक्यूल को गायब कर दो, आपको मिल जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो होगा। फर्दर हम क्या करते थे, इसकी एक और फॉर्म बना सकते हैं हम, इसमें आप एक ऑक्सीजन ऐड करो। तो जैसे आप एक ऑक्सीजन ऐड करोगे आपको इस एसिड की पर फॉर्म मिलेगी। कौन सी फॉर्म, पर फॉर्म, यानी इसको हम बोलेंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे, पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आपका बनेगा H2SO5। आपको याद है मैंने आपको इसका एक और नाम बताया था, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मार्शल्स एसिड। कौन सा एसिड, सॉरी नॉट मार्शल्स एसिड, दिस इज कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड, ठीक। तो देखो ये आपके पास सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की एक सीरीज हुई, H2SO4, इसमें से एक O माइनस कर दो तो आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा। आओ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं सबकी। तो ये जो आपका H2SO4 है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, S डबल बॉन्ड O, इधर OH और ये OH होता है ना। H2SO4 की स्ट्रक्चर तो आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। अब इससे बाकी स्ट्रक्चर बनानी है, तो देखो H2SO3 में क्या होगा,
एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो H डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। ये हो गया आपके पास H2SO3। ये भी एक डाइप्रोटिक एसिड है, यानी 2 H डोनेट कर सकता है। ये भी एक डाइप्रोटिक एसिड है, 2 H डोनेट कर सकता है। डिफरेंस है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पर ये लोअर स्टेट +4 में है और यहां पर ये हायर स्टेट +6 में प्रेजेंट है। चलो, ये तो हुआ H2SO4। H2SO4 से आपको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाओगे? 2 H2SO4 यूनिट लो, एक ये और दूसरी आपकी H2SO4 यूनिट ये वाली होगा। दोनों में से एक H2 यूनिट को बाहर कर दो तो ये H2 यूनिट बाहर हुई तो ये सल्फर और ये सल्फर ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाएंगे? लिंक हो जाएंगे। तो लिंक कर दो दोनों को, और जैसे लिंक करोगे बताओ क्या बनेगा? यहां पर एक SOS लिंकेज आ जाएगा और ये बन गया आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इनमें आपसे क्या पूछ सकते हैं? बोल देगा बताओ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में कितने SS लिंकेज हैं? बताओ कितने SS लिंकेज हैं? 0। पूछ लेगा कितने SOS लिंकेज है? बताओ कितना SOS लिंकेज है? 1। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह के स्ट्रक्चर बनानी आपको आनी चाहिए, बड़ा आसान है बनाना फॉर्मूले के साथ। ठीक, दूसरा लिंकेज वो आपसे पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर ऑक्सी एसिड्स में अलग अलग टाइप के लिंकेज आपसे वो पूछ लेगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। H2SO4 से बनाते हैं H2SO5। तो देखो ये H2SO4 की स्ट्रक्चर है, मुझे इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करना है। तो देखो सल्फर की 6 वैलेंसी कंप्लीट है, मेरे पास कोई और जगह नहीं बचती है। इस O और H या फिर इस O और H के बीच में मैं एक और ऑक्सीजन को फिट कर सकता हूं, तो बस वही इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो बनाए इसकी स्ट्रक्चर, यहां पर क्या होगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और एक O के साथ एक और ऑक्सीजन को जोड़ दो। तो यहां पर आपके पास ये कौन सा लिंकेज बन गया? ये हो गया आपका परऑक्सी लिंकेज। और इस परऑक्सी लिंकेज की वजह से ही हम इसको पर सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं। कौन सा एसिड के नाम से जानते हैं? पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, फिर देखो एक और टाइप ऑफ एसिड बनता है यहां पर। अगर आप जैसे H2SO5 है, ठीक, इस H2SO5 को आप डबल कर दो तो ये क्या बनाएगा? H4S2O8। ठीक, और या फिर ऐसा करो इसमें से एक O माइनस कर दो और फिर इसको डबल करो तो ये बनाएगा आपके पास H2S2O8। ठीक, तो हम इसको क्या करते हैं, आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा। पर सल्फ्यूरिक एसिड से एक और एसिड बनता है, दैट इज कॉल्ड पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड बनता है? पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। ठीक, इसको हम बोलते हैं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? देखो जैसे यहां पर H2S2O7 बना, आपने 2 H2SO4 को क्या किया है? लिंक किया आपस में, तो वही हम यहां पर करने वाले हैं। आप 2 सल्फर H2SO4 यूनिट्स बनाओ और इनको लिंक कर दो। ठीक, अब आप क्या करोगे? जैसे ये H2SO5 है ना, तो आप H2SO5 यूनिट की जगह H2SO4 यूनिट यूज करो और यहां से 2 हाइड्रोजन को कम कर दो। सिर्फ इसको आप डबल करो, इंटू 2 करो और इसमें से एक H2 को माइनस कर दो। तो जैसे आप इसमें से एक H2 माइनस करोगे क्या होगा? देखो क्या कंपाउंड बनेगा आपके पास? ये बनेगा, या इसको करो, आपको एक और ट्रिक बताता हूं इसकी दूसरी, वो आपको याद भी होगी आसानी से। ये जो H2SO5 है इसमें से ना आप एक O माइनस कर दो। ठीक, जैसे एक O माइनस करोगे क्या बनेगा? H2SO4। ठीक, और फिर आप इसको डबल कर दो इंटू 2।
ठीक, इंटू 2 करके एक H2 माइनस कर दो तो वही बात बन जाएगी। आप डायरेक्ट H2SO4 से ही बना लो, ऐसा करो, है ना, फालतू में एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं बनाएंगे अपन अब। तो ऐसा करो, आप H2SO4 को डबल करो इंटू 2 और उसमें से एक H2 माइनस कर दो, तो आपके पास जो एसिड बनेगा वो होगा H2S2O8। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड। किस नाम से जानते हैं हम इसको? मार्शल्स एसिड। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्शल एसिड स्ट्रक्चर जो आपने ट्रिक बनाई है सेम ऐसी स्ट्रक्चर है। कैसे बनेगी देखो इसके स्ट्रक्चर, आप दो H2SO4 यूनिट्स लो, ये एक H2SO4 यूनिट, सेम ऐसी एक और H2SO4 यूनिट लोगे और यहां से H2 गायब कर दो, दो H को गायब कर दो। तो आप जैसे ये दो H को गायब करोगे यहां पर O और O आपस में लिंक होंगे, तो लिंकिंग बनाओ। इसमें क्या होगा, दो ऑक्सीजन एटम आपस में लिंक्ड होंगे और ये बन गया आपका H2S2O8 का स्ट्रक्चर। अगेन ध्यान दो, यहां पर क्या है आपका पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट, पर ऑक्सी लिंकेज कर लोगे। तो देखो ये सीरीज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपसे यहां पर लिंकेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कंटेन्स परऑक्सी लिंकेज, ऑप्शन देगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन में H2SO5 या H2S2O8 है तो देखो इनके अंदर परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। या फिर आपसे SOS लिंकेज पूछ लेगा, तो SOS लिंकेज मार्शल एसिड में है, नहीं है, यहां तो SOOS है। कैरोल एसिड में है, यहां पर भी नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड में नहीं है, लेकिन कहां पर है, H2S2O7 में SOS लिंकेज। तो जब तक आपको इनके स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगी तब तक आप लिंकेज नहीं ढूंढ सकते, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी होगी। तो ये ग्राफ, ये चार्ट मैंने आपको पहले भी बनवाया था फास्फोरस एसिड सीरीज में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, इसी से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बनाओ, ये हुआ पहला टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। एक और सीरीज चलती है सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की, तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर हम इसकी दूसरी सीरीज को डिस्कस करते हैं। फिर देखो अगली सीरीज है सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की, इसको हम बोलते हैं थायोनिक एसिड सीरीज। एक चीज याद रखना, थायोनिक एसिड सीरीज में आपको SS लिंकेज मिलेगा। कौन सा लिंकेज मिलेगा? SS लिंकेज। ठीक, तो थायोनिक एसिड सीरीज का हम एक सिंपल सा जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज H2SnO6। N यहां पर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, आगे कितना भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन N की वैल्यू कितनी है आप यहां पर एसिड का नाम रखते हो। जैसे NO2 तो उसको हम बोलते हैं डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। ठीक, H2SnO6 यानी डाइथायोनिक एसिड क्या बनेगा? H2S2O6। सिमिलरली जब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्राइथायोनिक एसिड, ट्राइथायोनिक एसिड। बताओ ट्राइथायोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2S3O6। सिमिलरली टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड दैट इज H2S4O6। तो बस ये सीरीज चलती रहेगी और इसमें क्या होगा, सल्फर एटम्स का नंबर बढ़ता जाएगा। तो जितने ज्यादा सल्फर एटम्स उतने ज्यादा आपके पास SS लिंकेज आएंगे। जैसे मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, बस दोनों कनेक्ट कर दो, SS लिंकेज। डाइथायोनिक एसिड, ट्राइथायोनिक एसिड बनाना है, कुछ नहीं करो, इसी स्ट्रक्चर को रिपीट करो वापस से, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH।
अब जितने सल्फर बढ़ते जाएंगे आप उनको यहां बीच में लिंक करते जाओगे। 4 सल्फर हो गए, 4 सल्फर हो गए तो 4 बना लो, क्या इश्यू है? कितना? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो ये हो गई आपके पास थायोनिक एसिड सीरीज जिसमें सल्फर एटम्स क्या होता है, एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। फर्दर देखो, यहां से अगर मैं दोनों H हटा दूं तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी माइनस चार्ज आएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसी बनेगी फिर? O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये 4 सल्फर, तो ये आपका मॉलिक्यूल बनेगा S4O6 2 माइनस, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा थायोनेट आयन। ये आपके कई बार काम में आता है इस मॉलिक्यूल से, इस आयन से आप कई बार मिल चुके हो। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली कहां से डिराइव्ड है? टेट्रा थायोनिक एसिड से डिराइव्ड है। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके पास। थायोनिक एसिड सीरीज जहां पर भी आपके पास इस तरह का फॉर्म बनेगा उसमें सल्फर एटम्स डायरेक्टली लिंक्ड होंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना H2SnO6, जिसमें सल्फर एटम्स, जितने ज्यादा सल्फर एटम होंगे उतने ही सल्फर SS बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक, जनरली आप देखो जब यहां पर 2 सल्फर है तो 1 SS लिंकेज है, 3 सल्फर है तो 2 SS लिंकेज है, 4 सल्फर है तो 1 2 3 SS लिंकेज है। तो अगर आपके पास n सल्फर एटम्स होंगे तो इसमें n-1 क्या मिलेंगे आपको? SS लिंकेजेस। तो छोटी चीज अगर आप ध्यान रख सको तो आपको स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना पड़ेगा। अगर इसमें n सल्फर एटम है तो यहां पर आपको n-1 SS लिंकेजेस मिलेंगे। कर लोगे? तो ये हुआ आपके पास एक और सीरीज ऑफ सल्फर एसिड्स, दैट इज थायोनिक एसिड सीरीज। चलो, इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक और एसिड बता दूं यहां पर, तो एक बार आप ये कॉपी करो। फिर एक और एसिड सीरीज नहीं है, सिर्फ एक ही एसिड है जो इसी तरह का होता है लेकिन वो H2SO4 से बनता है। तो आओ उसको भी डिस्कस करते हैं। फिर देखो, ये थायो सीरीज का एक एसिड हम H2SO4 से भी डिराइव करते हैं, जैसे आपका H2SO4। इसके एक O को आप सल्फर से रिप्लेस कर दो तो ये बनाएगा H2S2O3। ठीक, तो ये आपका कौन सा एसिड है? यह है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सिंस आपने इसके एक O को एक सल्फर से रिप्लेस कर दिया है तो जो नया एसिड बना इसको हम बोलते हैं थायो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, स्ट्रक्चर भी आप ये से डिराइव कर सकते हो, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर। इन दोनों में से किसी भी एक ऑक्सीजन को आप सल्फर से रिप्लेस कर दो, S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH एंड OH। तो बस इतना सा डिफरेंस है। अगर आप H2SO4 के एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दो तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थायो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कर लेंगे? चलो, तो ये तो हुई अपनी सीरीज ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका ऑक्सी एसिड है वो है H2SO4। तो आओ डिस्कस करते हैं कैसे हम H2SO4 को बनाते हैं। इसको बनाने का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है और इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो हमको यहां पर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जैसा कि आप जानते हो इसको हम किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2SO4 का इंडस्ट्रियल नेम है, इट इज नोन एज किंग ऑफ एसिड्स। तो अगर हम इसको किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नाम किंग ऑफ एसिड होने का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसको किंग ऑफ एसिड्स क्यों बोलते हैं?
कि इंडस्ट्री में अगर आपको एसिड चाहिए तो 95% टाइम्स आप किसको यूज करते हो? H2SO4 को। मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो एसिड है वो है H2SO4, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड्स। तो इसके इस नाम से आप ये गलती मत कर देना कि सबसे स्ट्रांग होता है, नहीं, ये क्या होता है? बस सबसे ज्यादा यूज किया जाना, सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला आपका एसिड है। चलो, ये तो जीके की बात हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। कैसे इसको बनाया जाता है? तो इसका प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में इसको हम बनाते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखो क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। 3 स्टेप्स आर फॉलोड। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आप सल्फर लेते हो और सल्फर को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हो। ठीक, सबसे पहला सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड in presence of air to SO2। तो आप सल्फर का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हो और आपको क्या मिलती है? SO2 गैस मिलती है। ठीक, ये हुआ पहला प्रोसेस। सेकंड, ये जो आप सल्फर मिली, सेकंड स्टेप में आप इस सल्फर का कन्वर्जन करते हो इनटू SO3। ठीक, SO2 obtained is further oxidized to SO3 in presence of V2O5 catalyst। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब हमने इसकी रिएक्शन पढ़ी थी SO2 की, कि इसको आप ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकते हो? फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकते हो इनटू SO3। और ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कहां पर काम में आती है? H2SO4 को बनाने के काम में आती है। तो अब क्या होगा? जो आपकी SO2 बनी उसको आप फर्दर O2 के साथ, ठीक, तो ये SO2 गैस, इसको आप O2 गैस के साथ फर्दर ऑक्सीडाइज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट। ठीक, रिएक्शन को बैलेंस करो तो SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स आएगा अपने पास SO3 गैस होगा। इक्विलिब्रियम का साइन, इक्विलिब्रियम का साइन मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो अगर ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है तो हमको यहां पर ली चेटलेर प्रिंसिपल लगाना होगा, और ली चेटलेर प्रिंसिपल के हिसाब से हम यहां पर SO3 के ज्यादा प्रोडक्शन यानी SO3 की ज्यादा यील्ड की कंडीशंस को डिफाइन करेंगे। कैसे? ध्यान देना, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H वो आने वाला है नेगेटिव। तो पहली बात तो क्या है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और बताओ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहां फेवर करती हैं? लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? एक्सोथर्मिक कहां फेवर करती है? हमेशा लो टेम्परेचर पे फेवर करती है। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। लो टेम्परेचर का मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 डिग्री 10 डिग्री की बात करो। इंडस्ट्री में लो टेम्परेचर होता है 500 डिग्री 600 डिग्री इतना। ठीक, तो पहली चीज तो लो टेम्परेचर पे फेवर करती है। दूसरा प्रेशर, देखो इधर गैसेस के मोल्स कितने हैं? 1 प्लस हाफ 1.5 मोल्स। बताओ इधर गैसेस के मोल्स कितने हैं? 1। ली चेटलेर प्रिंसिपल हमको सिखाता है कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर टोटल मोल्स, टोटल गैसेस के मोल्स डिक्रीज होते हैं। बताओ अगर मैं सिस्टम पर प्रेशर बढ़ाऊं तो रिएक्शन किधर जाएगी? कम मोल्स की तरफ, यानी 1.5 से 1 की तरफ जाएगी। तो इस रिएक्शन की मैक्सिमम यील्ड यानी SO3 के ज्यादा प्रोडक्शन के लिए कंडीशंस क्या होंगी? एक, प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई, एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर
दिस प्रोसेस। अगर आपने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है तो SO2 का SO3 में कन्वर्जन क्या होगा, ज्यादा। तो इसका सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे ये इसकी फेवरेबल यील्ड की कंडीशन पूछ लेगा। तो ये प्रोसेस देखो, यहां बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, जहां भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं ना नए, वो प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाओ। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, प्रेशर का इफेक्ट कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाई दिया, आप इसकी फेवरेबल कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हो। ये हुआ इसका सेकंड स्टेप। एक बार आपने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया तो थर्ड स्टेप तो बहुत ही आसान है। अब जो आपकी SO3 बनी, इसको आप पहले से प्रिपेयर्ड H2SO4 के अंदर डालते हो। ठीक, आओ डिस्कस करते हैं इसके थर्ड स्टेप को। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो SO3 गैस बनी इसको हम H2SO4 से पास करते हैं, इज पास्ड थ्रू H2SO4 टू फॉर्म ओलियम। याद है ओलियम, मैंने आपको ओलियम से भी मिलवाया था। ठीक, तो जो SO3 गैस बनी उस SO3 गैस को आप किससे पास करते हो, H2SO4 से पास करते हो। तो SO3 प्लस H2SO4 ये मिलकर क्या बना लेता है, H2H2O7, दैट इज योर फ्यूमिंग H2SO4 या फिर ओलियम। अब आप सोच रहे होंगे यार H2SO4 बनाना है और इसको H2SO4 में आप डिसॉल्व कर रहे हो। देखो इसका रीजन क्या है, SO3 को आप H2SO4 में डिसॉल्व करते हो तो ये ओलियम बना लेगा। ओलियम क्यों बनाया हमने भाई, देखो हर इंडस्ट्री में, मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में H2SO4 काम में आता है, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आपको H2SO4 की सेम कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए होती है। अलग अलग इंडस्ट्री में कहीं पर आपको कुछ कंपाउंड बनाना है, कहीं पर आपको कुछ कंपाउंड बनाना है, कहीं पर कुछ और केमिकल बनाना है। तो हर जगह आपका जो H2SO4 यूज आ रहा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक, तब आप क्या करोगे, आपने ये ओलियम बना लिया। इस ओलियम को बनाने का क्या फायदा है, इस ओलियम को बनाने का फायदा यह है कि जब आप ओलियम का हाइड्रोलिसिस करते हो, क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो, तो क्या होता है, तो ये बनाता है H2SO4। ठीक, तो ये रिएक्शन को आप कंप्लीट करो, ये 2H2SO4 बना लेगा। अब बात आती है कि आपको जिस इंडस्ट्री के लिए जितनी कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 बनाना है, आप उसमें उतना ही वाटर ऐड करते जाओ, आपको डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 मिल जाएगा। तो ओलियम बनाने का यह फायदा है कि एक बार आपने ओलियम बना के स्टोर कर लिया, मान लो एक इंडस्ट्री ए, वहां पर आपको 50% वेट बाय वेट H2SO4 भेजना है ना, कितना, 50% वेट बाय वेट। तो आप उसी हिसाब से इसमें वाटर ऐड करोगे, इस कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 बना लोगे। एक दूसरी इंडस्ट्री में आपको चाहिए 35% वेट बाय वेट, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, ओलियम में वाटर ऐड करोगे और इस कंसेंट्रेशन का H2SO4 बनाकर आप इनको डिलीवर करते जाओगे। तो यही प्रोसेस है और इसीलिए हमने इसका ओलियम में कन्वर्ट किया है। जो भी SO3 बनी उसको H2SO4 में डिसॉल्व करो, ओलियम बनाओ, फिर ओलियम से जिस कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 चाहिए उसको बना बना के आप बेच सकते हो और एक बिजनेसमैन बन सकते हो। तो ट्राई करना H2SO4 बनाना। ठीक है, 3 स्टेप हुआ है। पहला स्टेप, सल्फर को बर्न करो या सल्फर को ऑक्सीडाइज करो और SO2 बनाओ। दूसरा, SO2 को किसमें कन्वर्ट करेंगे, SO3। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है, आपको V2O5 कैटलिस्ट चाहिए होता है। थर्ड पार्ट, अच्छा एक और चीज, जो SO3 बनी उसके लिए आपको मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 चाहिए, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मैक्सिमम यील्ड की कंडीशन क्या है, हाँ वेरी गुड, क्या है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। और ये थर्ड स्टेप, जो SO3 बनी उसको H2SO4 से पास करो, ये क्या बना लेगा, H2H2O7, दैट इज योर ओलियम। चलो, ये तो हुआ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 के बाद हमको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है।
तो एक बार आप ये कॉपी करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं H2SO4 की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है दैट इज इट्स एसिडिक नेचर। तो जैसा कि आप जानते हो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, या आप रादर ऐसा बोलो स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड, क्योंकि ये 2H+ दे सकता है। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड। H2SO4 दो स्टेप्स में ब्रेक होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बनाएगा H+ प्लस SO4 2-। ठीक, तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। क्यों, वो आप अभी समझ जाओगे। सेकेंड स्टेप, सॉरी, ये बनेगा HSO4-। सेकेंड स्टेप में ये जो आपका HSO4- है ये कन्वर्ट होता है इनटू H+ प्लस SO4 2-। तो इस तरह से दोनों रिएक्शंस को जब आप पूरा ऐड कर दोगे, H2SO4 जब कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएशन, तब ये क्या बनाएगा, H2SO4 गिव्स 2H+ प्लस SO4 2-। ठीक, तो ये आपका एक डाइप्रोटिक एसिड है। फर्दर इसको आप बोलोगे K1 और इसको आप बोलोगे K2। अगर आप इसकी K1 और K2 वैल्यू को कंपेयर करो तो इसका K1 10 से बड़ा होता है, इट इज ग्रेटर देन 10, जबकि K2 की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻² के आसपास होती है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी डाइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक एसिड के लिए K1 की वैल्यू K2 से बहुत ज्यादा होती है ना। तो देखो यहां पर भी है, इसका मतलब इसका भी फर्स्ट डिसोसिएशन डोमिनेट करता है। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी कहां पर आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये K भी बहुत कम नहीं है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंटली डिसोसिएट होता है और हम दोनों डिसोसिएशन को कंसीडर करते हैं। ठीक, और इसलिए H2SO4 जब पूरा डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनाएगा, 2H+ प्लस SO4 2-। तो इन चीजों को आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज करते हो जब हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक, तो वहां पर हम इन चीजों को यूज कर चुके हैं पहले भी, या आप करते होंगे जब भी आप आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ोगे। ठीक है, तो ये तो इसके दो डिसोसिएशन। फर्दर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। ठीक है ना, इसका एसिडिक नेचर HNO3 से कम होता है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी, एक एसिडिक मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने के साथ साथ ये ऑक्सीडाइजिंग भी होता है। कैसा होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी है। तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक, तो अगेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ठीक, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं। H3PO4 हो गया, तो ये क्या करता है, मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करती हैं, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती हैं, वो इससे रिएक्ट करेंगी, क्या बना लेंगी, ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो इन मेटल्स के साथ क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। फर्दर नॉन मेटल्स जैसे कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन अगर आप H2SO4 से करवाओ तो ये इसके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ SO2 प्लस H2। ठीक, प्लस H2। तो ये रिएक्शन आपके पास हो सकती है। नॉन मेटल्स को उनके रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स में क्या कर सकता है, ये कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, तो
अपने ऑक्सीडाइजिंग मतलब ये क्या कर सकता है, मेटल्स नॉन मेटल्स को उनके रेस्पेक्टिव सल्फेट्स में या फिर ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो ध्यान रखना H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही, साथ में क्या है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी है। तो कई बार आपको ये टर्म यूज करने को मिलता है ऑक्सीडाइजिंग एसिड। HNO3, H2SO4 ये सब कैसे एसिड्स होते हैं, आपके ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं। ये दो प्रॉपर्टी के बाद इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर। ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है और इसीलिए इसको एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह हम यूज करते हैं। ठीक, तो आप ये रिएक्शन को ठीक करो पहले। C+2H2SO4 लिखो इसे आप, तो CO2 + 2SO2 6 + 2H2, ठीक है ना। बैलेंस्ड रिएक्शन आपकी 4 2 8 4 2 2 4, हाँ ठीक है। तो रिएक्शन लास्ट में H2O बनेगा, H2 नहीं बनेगा, इसको आप करेक्ट कर लेना। तो कार्बन + H2SO4 गिव्स CO2 + 2SO2 + 2H2O। ठीक, ये तो बस इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। फिर हम बात करते हैं इसके डिहाइड्रेटिंग नेचर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना। थर्ड इज डिहाइड्रेटिंग नेचर। देखो H2SO4 जो होता है, जैसे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, अगर आप इसको वाटर के साथ रखो तो ये वाटर के साथ देखो, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव्स पे नेगेटिव चार्ज, यहां इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। याद है ना, तो आपको ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में यहां पर क्या बनता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल अगले सल्फर के साथ क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो सिंस H2SO4 मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसकी इसी टेंडेंसी की वजह से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी वजह से ये किसकी तरह काम में आता है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो पहले तो आप ये रीजन लिखो कि क्यों ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम में आता है। तो यहां आप सिंपल क्या बोलोगे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर एंड H2SO4, it can absorb water and can act as a dehydrating agent। ठीक, तो सिंस ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसलिए किसकी तरह काम कर सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। चलो अच्छा है। अब अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो यहां पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आपको ध्यान देना होगा, लेबोरेटरी के हिसाब से प्रॉब्लम है। जब H2SO4 वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो दिस एब्जॉर्प्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। यहां पर क्या होती है, हीट हमेशा रिलीज होती है, और इस हीट के रिलीज होने की वजह से ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दैट इज ऑफ डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक, तो होता क्या है, जनरली जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं। क्या करते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब हम इसका डाइल्यूशन करते हैं तो बहुत ध्यान से आपको इसका डाइल्यूशन करना होता है। आप या तो H2SO4 की बॉटल में पानी को केयरफुली डालो, या फिर आप क्या करते हो, पानी के अंदर किसको ऐड करना शुरू करते हो, धीरे धीरे H2SO4 को।
उससे क्या होता है, जब आप H2SO4 में पानी डालोगे तो वहां पर क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप पानी के अंदर क्या डालते हो, H2SO4 धीरे धीरे करके डालते हो इसके डाइल्यूशन के लिए, ताकि यहां पर एक्सप्लोजन ना हो। तो आप ध्यान रखना, जब आप डाइल्यूशन ऑफ H2SO4 करते हो तो H2SO4 इज स्लोली एडेड टू वाटर। अगर आपने एक साथ ऐड कर दिया तो क्या हो सकता है, यहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है। सो टू अवॉइड एक्सप्लोजन एज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आपने H2SO4 में एक साथ पानी डाल दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा, पानी में एक साथ H2SO4 डाल दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब हम H2SO4 को डाइल्यूट करते हैं तो पानी के अंदर H2SO4 को धीरे धीरे ऐड करते हैं ताकि वहां पर एक्सप्लोजन ना हो। तो एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसलिए स्पेसिफिक तरीका होता है H2SO4 को डाइल्यूट करने का। उसके बाद तो इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर है। तो देखो डिहाइड्रेटिंग नेचर क्या होता है, अगर आप कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लो, जैसे C12H20O11 मैं अगर लूं और मैं इसको पास करूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये इसको बदल देगा कार्बन में और साथ में वाटर मॉलिक्यूल सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो डायरेक्ट शुगर है ना, सुक्रोज है, इसको अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या किया, डिहाइड्रेट किया, तो सारा वाटर बाहर खींच लेगा और सिर्फ क्या बच जाएंगे आपके पास, कार्बन एटम। तो इस चीज को हम चेयरिंग बोलते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि बर्न हो गया है सारा, सिर्फ आपके पास क्या मिलेगा, कार्बन कार्बन मिलेगा और सारे वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक। दूसरा, आप कोई एसिड लो, जैसे मैंने लिया HCOOH, इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डिहाइड्रेट करो, तो यहां पर भी क्या करता है, ये सारा वाटर खींच लेगा और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना देगा। ठीक। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके कभी कभी ऑर्गेनिक में यूज आ जाती हैं। सिंस ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप जिस भी कंपाउंड से इसकी रिएक्शन करवाओगे उससे वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। स्किन पर भी इसका बर्निंग एक्शन इसीलिए होता है, जैसे H2SO4 स्किन के कांटेक्ट में आता है, स्किन से सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे सारे वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है, आपको वहां से अपनी स्किन जली हुई दिखने लग जाती है। तो रीजन सेम है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। तो इसकी थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉपी करो, फिर इसकी और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्दर देखो, लास्ट चीज H2SO4 के बारे में, दैट इज इट्स स्ट्रक्चर और इसकी बॉन्डिंग। तो स्ट्रक्चर तो आप H2SO4 की देख ही चुके हो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसमें जो आपको ये दो पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये पी पाई है या फिर पी पाई डी पाई बॉन्ड्स है, तो बता सकते हो। क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो हाइब्रिडेशन देखो, ये एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा, एक और सिग्मा, यहां पर भी एक और सिग्मा, 1 2 3 4, आपके पास यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। कौन से बॉन्ड्स हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो ये कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3। अब डायरेक्ट बता सकते हैं, देखो तीनों p ऑर्बिटल तो हाइब्रिडेशन में काम में आ गए, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। तो p ऑर्बिटल से तो अब सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, तो सिग्मा बॉन्ड किससे बनेगा, सल्फर के d ऑर्बिटल के साथ। तो बताओ ये बॉन्ड भी कैसा होगा, d पाई p पाई, सल्फर का d और ऑक्सीजन का p बॉन्ड है ना, p ऑर्बिटल। तो सल्फर का d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, d पाई p पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड भी कौन सा होगा, d पाई p पाई बॉन्ड होगा। तो इस तरह से सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में यहां पर सिर्फ कौन से बॉन्ड बनेंगे, d पाई p पाई बॉन्ड बनेंगे। इसको आप ऑर्बिटल डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सल्फर
3s2 होता है, 3p4, 1 2 3 4 और ये 3d आपका वेकेंट। ये तो एक ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट कर दो, ये चारों ऑर्बिटल तो काम में आएंगे किसके अंदर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो आपके पास 3d के दो इलेक्ट्रॉन बचे, ये ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होंगे और कौन से बॉन्ड बनाएंगे, p पाई d पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स का नेचर भी डिसाइड कर सकते हो। क्लियर? तो ये खत्म हुए अपने पास ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो देखो यहां पर अपनी ऑक्सीजन फैमिली भी खत्म होती है। हमने ऑक्सीजन फैमिली में बहुत ज्यादा कुछ अपने को नहीं पढ़ना पड़ा, बट हाँ कुछ प्रॉपर्टीज जैसे वाटर का फॉर्मेशन, वाटर की प्रॉपर्टीज, O2 ऑक्सीजन, ओजोन, इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक, फर्दर सल्फर के अंदर आपने H2S पढ़ा, SO2, SO3 और आज जो हमने पढ़ा दैट इज योर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। तो ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे उनकी नेमिंग करते हैं, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। वो चार्ट आपको याद रखना होगा, उस पर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर आपके पास लिंकेज के ऊपर क्वेश्चन होते हैं कि बताओ ये लिंकेज कहां प्रेजेंट है, ये लिंकेज कहां प्रेजेंट है। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो उस पर फोकस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमने H2SO4 पढ़ा है, बड़ी आसान से इसकी प्रॉपर्टीज। एक इसका मैन्युफैक्चरेशन जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं, 3 स्टेप में होता है। उसके बाद इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इसकी एसिडिक कैरेक्टर, इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर और लास्ट इसकी स्ट्रक्चर। तो यहां अपन अपनी ऑक्सीजन फैमिली को टाटा बाय बाय बोलते हैं। यहां पर उसके बारे में जितना जानना था हमने जान लिया है। तो देखो हमने 3 फैमिलीज कंप्लीट कर लिए, बोरोन 3 नहीं सॉरी 4, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हमारे पास 2 फैमिलीज और बची हैं, दैट इज हेलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट फैमिली दैट इज कॉल्ड हेलोजन फैमिली। तो मिलेंगे हेलोजन से, उनकी प्रॉपर्टीज और उनके कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय बाय।